राकेश सिन्हा जी, भगवान राम के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं आप, तो रावण के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। ये नफरत नहीं, मोहब्बत की भाषा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि भगवान राम का नाम लेने से पहले ये देश को यह भी बताते कि पिछले 70 साल में इन्होंने भगवान राम की जो करोड़ों लोगों में एक प्रतिष्ठा है, जो भगवान राम को एक आइकन के रूप में देखते हैं, उस भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कितनी बार अवरोध डाला। अवरोध सिर्फ मंदिर के ईंट पत्थरों में नहीं, मंदिर के स्थान पर ही नहीं, बल्कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। इतना ही नहीं, रोम राज्य के समर्थक भारत में राम को यह कहते पाए गए कि राम एक मिथक है। और जो मणिशंकर अय्यर आज संघ परिवार पर इल्जाम लगा रहे हैं देश को तोड़ने का, वे भूल जाते हैं कि सत्ता की लोलुपता में नेहरू ने इस देश को तोड़ने का काम किया। 47 में देश के विभाजन की पूरी जिम्मेदारी उस वक्त के कांग्रेस के नेतृत्व में नेहरू के गुट पर जाती है। दूसरी बात मैं अभी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1,71,000 सेवा बस्ती उसको कहते हैं, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, सेवा भारती के माध्यम से प्रोजेक्ट चलाता है। 75,000 एकल विद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चलते हैं। 40,000 विद्या भारती के स्कूल हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें लगभग 60 से 70,000 मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं। झारखंड में जो मुस्लिम छात्र विद्या भारती पढ़ता था वो राज्य में प्रथम स्थान आया। असम में जो पढ़ता था वो राज्य में प्रथम स्थान आया। इतना ही नहीं, वनवासी कल्याण आश्रम पूरे उन सब ट्राइबल बेल्ट में वनवासियों के बीच काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास एक सेवा दल था, जिस सेवा दल की स्थापना हार्डिकर ने, एनएस हार्डिकर ने 1923 में की थी, उसको सोनिया गांधी ने सैल्यूट दल बना दिया है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उनके उजले कपड़े पहनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को सैल्यूट करते हैं। कांग्रेस का डिजेनरेशन कितना हुआ संगठन के रूप में, उसका उदाहरण सेवा दल है। वह परिवार को सेवा करने वाला और परिवार के मुखिया को नमस्ते करने वाला, सैल्यूट करने वाला दल बनकर रह गया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सीमा सुरक्षा संगठन चलाता है। सीमाओं पर, भारत की सीमाओं पर हम जाते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के 8 राज्य में, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, इनमें कितनी, असम, इनमें कितनी बार गए? अब तक के जितने प्रधानमंत्री कुल मिलाकर गए, उससे अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट गए। जो नॉर्थ ईस्ट भारत से टूटा हुआ, छूटा हुआ नजर आता था, वो आज नॉर्थ ईस्ट भारत का मुख्य धारा बन गया। हम नॉर्थ ईस्ट के साथ हैं। जो मैं बात रेखांकित करना चाहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो समस्या थी, 370 को पाल पोस कर बड़ा करके घिस घिस कर समाप्त करने वाले को मोटा बना दिया। जो घिस कर समाप्त नहीं हुआ वो मोटा बनता चला गया, और उस 370 को हमने समाप्त किया तो इनको दर्द हो रहा है। आज तक कांग्रेस पार्टी 370 समाप्त करने का समर्थन नहीं कर पाई। आज तक कांग्रेस पार्टी भगवान राम के मंदिर बनने पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत नहीं कर पाई। आज तक कांग्रेस पार्टी जो केदारनाथ से लेकर काशी में भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उसका समर्थन नहीं कर पाई। और जो अंत में मैं बात कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके 700 स्थानों पर रेड पड़ा था, जिस पर विदेशी पैसा, विदेशी मस्तिष्क, विदेशी एजेंडा के तहत काम करने का आरोप था, जो साबित हुआ, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। राहुल गांधी वायमार से चुनाव लड़ते हैं। केरल में पीएफआई एक्टिव था, जहां पर टीजे जोसेफ का हाथ काट लिया। सिर्फ उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न उनको पसंद नहीं था। टीजे जोसेफ क्रिश्चियन थे और पीएफआई ने उसका हाथ काट लिया। उस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रतिबंध का स्वागत नहीं कर पाए। इस कांग्रेस पार्टी के पास इस देश की एकता और अखंडता पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त वारिस पठान भी है एआईएम का पक्ष रखने के लिए। वारिस पठान, यहाँ सभी दावा कर रहा है कि वो जोड़ रहे हैं, तो फिर तोड़ कौन रहा है? नहीं, देखिए कौन बोल रहा है, कौन तोड़ रहा है, तो पूरा देश देख रहा है ना। अभी राकेश सिन्हा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनकी आदित्य जी एक सहयोगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बॉम्ब ब्लास्ट की टेरर एक्यूज प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा आपने, हमने सबने सुना ना, छुरी जो घर में भाजी काटते हो तैयार रखो, तेज करके रखो। जिस तरह तेजी से भाजी काटते हैं, इसी तरह अब दुश्मनों की गर्दन काटने का समय आ गया है तेजी के साथ। तो मैं पूछूंगा राकेश सिन्हा साहब, देश के दुश्मन कौन है, और क्या आप इनकी भाषा को
प्रोवोकेटिव स्पीच मानते हैं नहीं मानते हैं? क्या आप इसका खंडन करते हैं नहीं करते? क्या आप चाहते हैं इनके खिलाफ एफआईआर हो नहीं हो? क्या इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? क्या फिर से मोदी जी आके बोल देंगे मैं इनको मन से माफ नहीं करता? क्योंकि ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिन्होंने हमारे बहादुर सिपाही हेमंत करकरे को कहा था कि मैंने श्राप दिया था वो मर गए। अरे हमारा हेमंत करकरे बहादुर सिपाही था, जाबाज, जो शहीद हो गए आतंकवादी के साथ लड़ते हुए। तो अब ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपकी सहयोगी है उसको कब निकाला जाएगा और कब जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? अब बात नंबर 2 आदिति जी, नहीं पहले बात नंबर 1 पे एक जवाब तरफ ले से लीजिए। बात नंबर 1 पे जोड़ जवाब रहे हैं, लीजिए। ठीक। बात नंबर 1 पे ही जवाब लीजिए। राकेश सिन्हा जी 30 सेकंड है इनके सवाल का जवाब। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ने जिस संदर्भ में कहा वो संदर्भ यह था कि पाकिस्तान के बारे में आवाज उठी थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दुश्मन का गर्दन काटने के लिए अपनी छुरी तैयार रखें और आपको भारत के भीतर कोई दुश्मन है ही नहीं। भारत के अंदर तो दृष्टिकोणों का अंतर है। वारिस पठान साहब, आपसे मेरा अंतर इतना ही है, सुन लीजिए मैं तो आपसे मेरा अंतर इतना ही है कि जिस दिन 17 सितंबर को हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ था, 17 सितंबर को हम इंटीग्रेशन डे मनाते हैं और आप अपने पार्टी पर काला झंडा फहराते हैं। आप कहिए कि सरदार पटेल ने जो 17 तारीख को इस देश में हैदराबाद का इंटीग्रेशन किया था उसका आप स्वागत करते हैं। आप इतना बोल दीजिए और मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि 17 सितंबर को हैदराबाद के इंटीग्रेशन का आप स्वागत करते हैं, सरदार पटेल को धन्यवाद देते हैं। आप इतना बोल दीजिए। यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक अपडेट भी है। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अहमदाबाद में हैं, अपनी मां के साथ हैं, इसलिए आप ये जो तस्वीरें हैं लगातार देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी द्वारा मोहब्बत की बात की गई है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री की माताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। उन्होंने कहा कि वो माँ और बेटे के बीच जो रिश्ता होता है उसे बहुत अच्छे से समझते हैं और उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो शुभकामनाएं हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो माताजी हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ठीक हों। इसीलिए आप ये सारी तस्वीरें जो हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जल्दी से वारिस पठान, एक जवाब आपका, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान और राजीव तुली, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, हम भी प्रधानमंत्री की माता जी की अच्छी स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। माँ माँ होती है, हमको पूछो जिनकी माँ नहीं है माँ की वैल्यू क्या होती है। प्रधानमंत्री और देश दुनिया पूरी अच्छी तरह जानती है, तो हम भी चाहेंगे कि माता जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है। अब राकेश सिन्हा यहाँ बैठे हुए हैं, आदित्य जी एक नंबर के झूठे आदमी है ये। इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर की स्पीच को कम से कम 3-4 मरतबा सुना है पूरी तरह से। ये चले गए, प्रज्ञा ठाकुर ने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था, कहां से लेकर आ गया पाकिस्तान की बात। उन्होंने तो कहा जो देश में लव जिहाद का चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन दुश्मन है, तो बोले छुरी तेज करके रखो, कब मौका आ जाए गर्दन काटने का। अब यही बात अगर वारिस पठान बोल दे कि हम भी तलवार तैयार रखे, तेज करके रखो, कब मौका आ जाए दुश्मन को मारने का, तो आसमान टूट पड़ेगा, डिबेट पे डिबेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक कमेंट लूंगी, पहले दूसरे गेस्ट का एक कमेंट लूंगी। राजीव तुली, पाकिस्तान के लिए ठीक है, कोई खंडन नहीं, कुछ नहीं। एक सेकेंड जवाब दीजिए।